बरसों पहले बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव का नाम था कचनापुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अपने नियम, अपनी आदतें और अपने रिश्ते थे। सुबह होते ही पूरे गांव में अलग अलग आवाजें गूंजने लगती थी। कहीं बैलों की घंटियां, कहीं चक्की की घरघराहट, तो कहीं औरतों के बर्तन धोने की खनक। गांव के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था। उसी के पास एक पुराना पत्थर का कुआं था। कभी वही कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन अब उसमें पानी बहुत कम बचा था। लोग कहते थे कि ये कुआं अब बूढ़ा हो गया है। उस कुएं से थोड़ा आगे कच्ची गली में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। उसी आंगन में उस सुबह मीरा चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके पास ही उसका 4 साल का बेटा चिंटू मिट्टी में लकड़ी से गोल गोल घेरा बना रहा था। अंदर खाट पर बैठी उसकी सास देवकी खामोशी से सब देख रही थी। मीरा, इतनी सुबह से काम में लग गई, थोड़ा बैठ भी जाया कर। मीरा मुस्कुराई और बोली, अभी बस आंगन साफ कर लूं अम्मा, फिर बैठ जाऊंगी। देवकी ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। देवकी के 3 बेटे थे, हरिराम, मोहन और सबसे छोटा रघु। हरिराम की पत्नी थी शांता और मोहन की पत्नी थी कमला। रघु की पत्नी थी मीरा। तीनों बहुएं एक ही घर में रहती थीं, लेकिन घर का माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता था और शायद इसी वजह से कई बार वो सबसे अलग भी महसूस करती थी। उसी समय रसोई के दरवाजे पर खड़ी शांता ने धीरे से कमला से कहा, देखा, अम्मा को छोटी बहू से कितना लगाव है। हाँ, जैसे घर की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर है। दोनों की नजर मीरा पर थी। मीरा को शायद उनकी बातें सुनाई नहीं दी, वो बस अपने काम में लगी रही। लेकिन देवकी की नजरें सब समझ रही थीं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शांता, जरा चाय बना दे सबके लिए। अभी बनाती हूँ अम्मा। मगर उसके चेहरे पर हल्की खींच थी। थोड़ी देर बाद सब लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। चिंटू दौड़ते दौड़ते आया और देवकी की गोद में चढ़ गया। अरे धीरे, गिर जाएगा। चिंटू खिलखिलाकर हंसने लगा। उधर शांता और कमला चुपचाप ये सब देख रही थी। हमारे बच्चे भी तो हैं, लेकिन अम्मा की नजर हमेशा इसी पर रहती है। शांता ने लंबी सांस ली। छोटी बहू का बेटा है ना। दोनों की बात अधूरी रह गई। मीरा ने उनकी तरफ देखा, मगर कुछ बोली नहीं। वो बस चुपचाप चाय के गिलास समेटने लगी। उसका स्वभाव ही ऐसा था, न ज्यादा बोलना, न शिकायत करना, बस जो काम सामने हो वही करना। गांव के लोग भी कहते थे, मीरा बहुत सीधी लड़की है। लेकिन हर किसी को सीधापन पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को वो कमजोरी भी लगता है। उस दिन दोपहर में गांव की औरतें नीम के पेड़ के नीचे बैठी थीं। वही शांता और कमला भी थीं। गांव की एक औरत बोली, सुना है छोटी बहू के बेटे को अम्मा बहुत प्यार करती हैं। प्यार क्या, बस उसी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। अरे फिर तो कल को जमीन जायदाद भी उसी के नाम हो जाएगी। शांता के चेहरे की मुस्कान एक पल को जम गई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी उतर आई। कमला ने भी वही बात महसूस की। घर लौटते समय दोनों चुप थीं। कुछ दूर चलने के बाद कमला बोली, दीदी, अगर सच में ऐसा हुआ तो? क्या? अगर अम्मा ने सब कुछ छोटी बहू को दे दिया तो? शांता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस दूर उस सूखे कुएं की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो शायद सब कुछ हो जाएगा। तो क्या करें? शांता कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, अभी कुछ नहीं, बस देखते रहो। शांता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी योजना छिपी हुई थी। कमला चुप रही, मगर उसके मन में भी कई सवाल घूम रहे थे। उस रात शांता और कमला को ठीक से नींद नहीं आई। वे दोनों कई बार जागी। हर बार उनके मन में वही बात घूमती रही, नीम के पेड़ के पास वाला सूखा कुआं। अगली सुबह गांव में हमेशा की तरह हलचल थी। सुबह जब बाकी लोग अपने काम में लगे थे, शांता चुपचाप आंगन के कोने में बैठी कुछ सोच रही थी।
कमला उसके पास आई। दीदी, आपने जो रात को कहा था वो सच में करने का सोच रही हैं? शांता ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कभी कभी जिंदगी में जगह बनाने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात उल्टी पड़ गई तो? शांता ने हल्की मुस्कान दी। तू बस वही कर जो मैं कहूँ। कमला ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी घबराया हुआ था। उधर मीरा मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने एक साफ साड़ी पहनी और देवकी के पास आई। अम्मा चले? चल बहू। दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चलने लगी। मंदिर गांव के बाहर था। रास्ते में खेत थे, आम के पेड़ थे और सुबह की ठंडी हवा। चलते चलते देवकी बोली, मीरा, तू इस घर में आई तब से घर में शांति बनी रही है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। घर आपका है अम्मा, मैं तो बस आपकी सेवा करती हूँ। देवकी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी मुझे लगता है तू अपने मन की बातें छुपा लेती है। मीरा ने उनकी तरफ देखा। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा। लेकिन सच ये था कि मीरा कई बातें सच में दिल में ही रखती थी। घर में कई बार ताने सुनने पड़ते थे, मगर उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसे लगता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दोपहर होते होते मंदिर से लौटते समय देवकी को थोड़ा चक्कर सा आने लगा। मीरा तुरंत घबरा गई। अम्मा, आप बैठ जाइए। पास ही एक पेड़ के नीचे उसने उन्हें बैठाया। कुछ देर बाद देवकी की तबीयत संभली। अब ठीक हूँ बहू, चल। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो हैं? देवकी ने कहा। बस थोड़ी कमजोरी है। मीरा पानी लेने अंदर चली गई। उसी समय शांता ने धीरे से कमला के कान में कहा, याद रख, मौका जल्दी आएगा। कमला समझ नहीं पाई। कौन सा मौका? शांता ने बस इतना कहा, आज रात। रात को गांव में चांदनी फैली हुई थी। घर में सब लोग सो चुके थे, लेकिन शांता और कमला फिर जाग रही थी। धीरे धीरे वे दोनों घर से बाहर निकली। नीम का पेड़ चुपचाप खड़ा था। उसके पास वही पुराना कुआं। कुएं के अंदर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। कमला ने घबराकर कहा, दीदी, अगर कोई देख लेगा तो? शांता ने फुसफुसाकर कहा, कोई नहीं देखेगा। उसने रस्सी और बाल्टी निकाली। तू पकड़। कमला ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी। शांता धीरे धीरे बाल्टी नीचे उतारने लगी। बाल्टी कुएं की दीवारों से टकराती हुई नीचे जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक एक आवाज आई। दोनों चौंक गईं। कमला की सांस अटक गई। दीदी, कुछ लगा है। शांता ने रस्सी खींचनी शुरू की। धीरे धीरे बाल्टी ऊपर आई। जब बाल्टी बाहर निकली तो उसमें मिट्टी के साथ एक पुरानी लोहे की डिब्बी फंसी हुई थी। दोनों की आंखें फैल गईं। शांता ने जल्दी से डिब्बी खोली। अंदर कुछ पुराने सिक्के और चांदी की एक छोटी मूर्ति थी। कमला की आवाज कांप गई। ये तो सच में खजाना है। शांता की आंखों में चमक आ गई। आप समझी, किस्मत किसे कहते हैं। अब क्या करेंगे? शांता कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अब असली खेल शुरू होगा। शांता ने जल्दी से डिब्बी बंद की और उसे फिर से सावधानी से उसी जगह कुएं के पास रख दिया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। लग रहा था जैसे उसके मन में कोई चाल धीरे धीरे जन्म ले रही हो। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। नीम के पेड़ के पास वाले कुएं में कुछ मिला है। लोग इकट्ठा होने लगे। देवकी भी वहां पहुंची। क्या हुआ? कुएं में पुरानी चीजें मिली हैं। मीरा भी वहां खड़ी थी। उसी समय शांता ने जैसे कुछ याद आने पर धीरे से कहा, अजीब बात है, कल रात मैंने मीरा को इसी तरफ जाते देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। उसके हाथ में कुछ था। क्या? मैं तो। इतना सुनते ही वहां खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। शायद किसी के आने की आहट सुनकर वो डिब्बी वापस वहीं छोड़ गई होगी। हाँ, पकड़ी जाने का डर भी तो हो सकता है। अब लोगों के मन में शक का बीज पड़ चुका था, और कभी कभी शक सच से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। सबकी नजर मीरा पर टिक गई। सच बोल बहू, क्या बात है? मीरा की आवाज भर्रा गई। अम्मा, मैं तो कल रात सो रही थी।
लेकिन अब शक का बीज बोया जा चुका था, और कभी कभी शक सच से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। मीरा पहले की तरह काम करती रही, मगर अब हर नजर में सवाल था। आंगन में सन्नाटा रहने लगा। देवकी कई बार मीरा को देखती, फिर नजरें फेर लेती। एक शाम हरिराम ने कहा, अगर मीरा ने कुछ गलत नहीं किया तो साबित क्यों नहीं करती? मीरा ने धीरे से कहा, कैसे साबित करूं? कमला और शांता चुपचाप ये सब देख रही थीं। उनकी योजना धीरे धीरे असर कर रही थी। कुछ दिनों बाद देवकी ने फैसला लिया। उन्होंने सबको बुलाया। जब तक सच साफ नहीं होता, मीरा कुछ दिन अपने मायके चली जाए। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अम्मा। देवकी की आंखें भीगी थीं। मैं तुझे दोषी नहीं कह रही, मगर गांव की बातें भी सुननी पड़ती हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चिंटू का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। मायका अब खाली था। मीरा के माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। वो उसी पुराने घर में रहने लगी। दिन गुजरते गए। कभी कभी वो गांव की ओर देखती और सोचती, क्या सच कभी सामने आएगा? एक दिन दोपहर में वो खेत के पास बैठी थी। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा है। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मीरा तुरंत उसके पास गई। बाबा, पानी चाहिए? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। अगर मिल जाए तो। मीरा उसे घर ले आई। उसने पानी दिया और रोटी भी। बूढ़े ने खाना खाया, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटी, तूने बिना पूछे मदद कर दी। मीरा ने कहा, बाबा, आपको जरूरत थी बस इसीलिए। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। तेरे मन में बहुत दर्द है। मीरा चुप रही। कुछ देर बाद उसने सारी बात बता दी। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन कब? जल्दी। बूढ़े ने बस इतना कहा और फिर वो उठकर चला गया। मीरा कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। सच को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। मीरा ने एक गहरी सांस ली। शाम होने लगी थी। आसमान लाल हो रहा था। मीरा घर के आंगन में बैठी चिंटू को देख रही थी। वो मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहा था। माँ, हम वापस अपने घर कब जाएंगे? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान लाकर कहा, जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। पुराने घर का दरवाजा चर चर की आवाज करने लगा। मीरा उठी और दरवाजा बंद करने लगी। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मीरा ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बाबा, आप? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। बेटी, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जान लो। कैसी सच्चाई बाबा? मीरा चुपचाप उसकी बात सुनने लगी। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, जिस डिब्बी की वजह से तुम्हें घर से जाना पड़ा, वो डिब्बी मैंने ही सालों पहले उस कुएं में छुपाई थी। ये सुनकर मीरा चौंक गई। क्या आपने? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। बहुत साल पहले मैं इस गांव में रहता था। उस समय कुछ चोर मेरे पीछे पड़े थे। मैंने अपनी बची खुची चीजें उस कुएं में छुपा दी और फिर गांव छोड़कर चला गया। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, आज जब मैं वापस आया तो सुना कि उस डिब्बी को लेकर किसी पर आरोप लगाया जा रहा है। मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तो आप सबको सच बता देंगे? हाँ बेटी, अब वक्त आ गया है। अगले दिन बूढ़ा आदमी गांव पहुंचा। गांव के लोग फिर से कुएं के पास इकट्ठा थे। देवकी, हरिराम, शांता और कमला भी वहीं खड़े थे। रुको, उस डिब्बी का सच मैं जानता हूं। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। वो डिब्बी मीरा की नहीं है, वो मेरी है और मैंने ही सालों पहले उसे उस कुएं में छुपाया था। गांव में सन्नाटा छा गया। देवकी ने हैरानी से पूछा, तो फिर मीरा पर आरोप क्यों लगा? अब सबकी नजर शांता और कमला की तरफ गई।
उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कमला घबरा गई, उसकी आवाज कांपने लगी। दीदी, अब क्या करे? शांता समझ गई कि अब सच छुप नहीं सकता। उसने सिर झुका लिया। हमसे गलती हो गई। गांव वालों में गुस्सा फैल गया। देवकी की आंखों में आंसू आ गए। हमने अपनी ही बहू पर शक किया। कुछ देर बाद मीरा वापस घर आई। देवकी ने उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू। मीरा की आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। सच आखिर सामने आ चुका था। कभी कभी झूठ कुछ समय के लिए जीतता हुआ लगता है, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर खुद उसी में गिर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।